गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेटलर्जी चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को कंप्लीट किए थे कि कैसे कोई भी ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बहुत सारा स्टेप्स इन्वॉल्व था उसमें, तो वो वाला पार्ट ख़त्म हो गया था। अभी लास्ट दो ही टॉपिक रिमेनिंग है, जिसमें से एक मेटल है जिसको एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाएगा वो दिखाया हुआ है, सिलेबस में है, और दूसरा है एलॉय। ठीक है, तो उस मेटल का नाम है एल्यूमिनियम। यही तुम लोग का सिलेबस में है, यही हम लोग पढ़ेंगे कि एल्यूमिनियम कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का फॉर्मूला है Al। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे एल्यूमिनियम, इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। एल्यूमिनियम जिसका फॉर्मूला आता है Al। ठीक है, अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर कितना है थोड़ा जान लेते हैं पहले इस मेटल के बारे में। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 27। ठीक है, एटॉमिक नंबर 27 नहीं, एटॉमिक नंबर 13। ठीक है, मास नंबर है 27, मास नंबर 27, एटॉमिक नंबर 13, मास नंबर 27। ठीक है, अच्छा, अगर पूछा जाए इसका वैलेंसी कितना है, तो निकालना पड़ेगा एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर 13 मतलब क्या? के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 10 हो गया। एम सेल में 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब लास्ट सेल तुम्हारा एम है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वैलेंसी हो जाएगा इसका 3। वैलेंसी हो जाएगा इसका 3 एल्यूमिनियम मेटल का। ठीक है, ये हो गया थोड़ा सा एल्यूमिनियम के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अच्छा, और क्या पढ़ेंगे कि एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जो सबसे ज़्यादा मिलता है, मतलब अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मेटल जो है वो मिलता है एल्यूमिनियम। इट इज़ द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में लिख दो, मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, सबसे ज़्यादा मिलता है ये मेटल अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, एल्यूमिनियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, और इसको इजीली तुम फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा तुमको। ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसी मेटल के साथ या दूसरे किसी नॉन मेटल के साथ ऐसा कंपाउंड फॉर्म में तुम्हें मिलेगा, उसको तुम्हें वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेना पड़ेगा। ठीक है, फ्री स्टेट में ये मिलेगा नहीं, मैक्सिमम मिलता नहीं है फ्री स्टेट में। ठीक है, समझ में आया? और बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, इसलिए कंपाउंड फॉर्मेशन करके रहता है। ठीक है, इसको डिस्कवर किसने किया था एल्यूमिनियम मेटल को? अगर पूछा जाए, हालांकि पूछेगा नहीं ये सब सवाल किसने डिस्कवर किया था, फिर भी बता देते। एल्यूमिनियम को डिस्कवर किया था ओरस्टेड ने। ओरस्टेड, साइंटिस्ट ओरस्टेड, OERSTED, ओरस्टेड साइंटिस्ट, ओरस्टेड OERSTED, स्पेलिंग ठीक से देखना। साइंटिस्ट ओरस्टेड ने डिस्कवर किया था एल्यूमिनियम मेटल को। ठीक है, तो ये हो गया एल्यूमिनियम के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी एल्यूमिनियम के बारे में। अब हम लोग मेन टॉपिक में आएंगे कि कैसे एल्यूमिनियम को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। एल्यूमिनियम को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। देखो, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए पहले जानना होगा उसका ओर का नाम क्या है, मतलब किससे हम लोगों को एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, एल्यूमिनियम का ओर का नाम क्या है। तो ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ा चुके हैं कि एल्यूमिनियम का जो ओर्स का नाम है वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट ये है एल्यूमिनियम का ओर्स, जिससे हम लोग का एल्यूमिनियम बरामद होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है बॉक्साइट का? फॉर्मूला है इसका Al2O3 2H2O। ये बॉक्साइट का फॉर्मूला है Al2O3 2H2O। ठीक है, इसमें एल्यूमिनियम देखो है, लेकिन कंपाउंड फॉर्म में है। मुझे एल्यूमिनियम, फ्री एल्यूमिनियम चाहिए, तो उसको इससे बॉक्साइट से मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्सट्रैक्ट करके निकाल लेना पड़ेगा एल्यूमिनियम। ठीक है, अच्छा, इस जो बॉक्साइट है, इस बॉक्साइट में ये जो Al2O3 है ये कितना रहता है? ये 60% रहता है लगभग। बॉक्साइट में ये Al2O3 लगभग 60% रहता है, और जो रिमेनिंग पार्ट है, मतलब जो रिमेनिंग 40% है, वो तुम्हारा सैंड रहता है। ठीक है, उसके बाद फेरिक ऑक्साइड रहता है, ये सब मिलके सब 40% रहता है, और Al2O3 60% रहता है, कुल मिला के 100% टोटल। ठीक है, अच्छा, ये जो बॉक्साइट से हम लोग जो पहले करना क्या पड़ेगा, थोड़ा याद करो कि हम लोग जब एक्सट्रैक्शन पढ़ाए थे तब पहले क्या करना था? पहले इसको प्यूरीफाई करना होगा, इस ओर्स को पहले प्यूरीफाई करना होता है। तो कैसे प्यूरीफाई करेंगे इसको? कंसनट्रेटेड या प्यूरीफाई करेंगे केमिकल मेथड में। ठीक है, केमिकल मेथड में इसको प्यूरीफाई करेंगे, या फिर तुम बोल सकते हो कंसनट्रेट करेंगे। कंसनट्रेट प्यूरीफाई सेम है, तो पहले इसको प्यूरीफाई करना होगा या कंसनट्रेट करना होगा। किस प्रोसेस में करेंगे? केमिकल प्रोसेस में करेंगे, केमिकल मेथड में करेंगे। ठीक है, तो पहला आएगा तुम्हारा प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन
इसका दूसरा नाम तुम कंसंट्रेशन भी बोल सकते हो, कंसंट्रेशन। केमिकल प्रोसेस में हम इसको बॉक्साइट को पहले प्यूरिफाई करेंगे या कंसंट्रेट करेंगे। तो ये जो प्यूरिफिकेशन करेंगे इसके लिए दो प्रोसेस है, ठीक है, कि कैसे प्यूरिफाई करेंगे इसके लिए दो प्रोसेस है। पहला वाला जो प्रोसेस है उसका नाम है बेयर्स प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस, ये पहला प्रोसेस है जो हम लोग अभी पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा जो प्रोसेस है वो हम बाद में बताते हैं, पहले बेयर्स प्रोसेस पढ़ लेते हैं या बता देते हैं, पहले ही बोल देते हैं, उसके बाद हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा वाला जो प्रोसेस है इसका नाम है हॉल हार्नोलिस प्रोसेस, HALLHEROULIS, हॉल हार्नोलिस प्रोसेस, ठीक है। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस है, मतलब विदाउट इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो पाएगा, इसको इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो भाई हम लोग पहले वाला जो डिस्कस करेंगे प्यूरिफिकेशन मेथड, जो बेयर्स प्रोसेस है, यही इंपॉर्टेंट है, बेयर्स प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, तो हेडिंग कर लो, बेयर्स प्रोसेस में कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। बेयर्स प्रोसेस, देखो बेयर्स प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो ओर है एल्यूमिनियम का, मतलब जो बॉक्साइट है, उसको पहले ग्राइंड किया जाएगा, मतलब पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। उसके बाद उसको हीट करना है ताकि उसमें जो इम्प्यूरिटीज है वो निकल जाए, ठीक है। उसके बाद फिर से इसको हीट करना पड़ेगा हाई प्रेशर में कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन के साथ, और कितना टाइम हीट करना पड़ेगा, 2 से लेकर 8 घंटा, ठीक है। टेम्परेचर रखना पड़ेगा नियर अबाउट 140 डिग्री सेंटीग्रेड टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम लोग लीचिंग भी कहा जाता है, लीचिंग भी कहा जाता है। और एक बार रिपीट कर देते हैं प्रोसेस। पहला क्या है प्रोसेस, कि जो बॉक्साइट है एल्यूमिनियम का जो ओर है उसको पहले ग्राइंड किया जाएगा, फाइन पाउडर फॉर्म में ग्राइंड किया जाएगा। उसके बाद उसको हीट करना होगा ताकि उसमें से जो इम्प्यूरिटी है वो निकल जाए। आफ्टर हीटिंग उसको फिर से हीट करना पड़ेगा अंडर प्रेशर में, लेकिन अभी हम लोग हीट करेंगे उसको क्या, विथ कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन, ठीक है। कितना टाइम हीट करेंगे, 2 से लेकर 8 घंटे तक। टेम्परेचर कितना मेंटेन करना पड़ेगा, नियर अबाउट 140 डिग्री सेंटीग्रेड टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये जो Al2O3 है, मतलब जो बॉक्साइट है Al2O3 2H2, इसका ये फॉर्मूला है बॉक्साइट का। हम लोग क्या किए थे, कॉस्टिक सोडा के साथ हीट करने वाले थे। कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है, NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। टेम्परेचर ये मेंटेन करना पड़ेगा 140 डिग्री सेंटीग्रेड टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड। टाइम ड्यूरेशन होगा 2 से 8 घंटा। तो क्या होगा, सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्मेशन होगा, जिसका फॉर्मूला है 2NaAlO2, ठीक है, प्लस पानी, इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। कोई कोई इसको सोडियम मेटा एल्यूमिनेट भी बोलता है। किसी किसी बुक में सोडियम एल्यूमिनेट भी लिखा रहेगा, किसी किसी बुक में सोडियम मेटा एल्यूमिनेट भी लिखा रहेगा, जो इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये बॉक्साइट क्या होगा, कॉस्टिक सोडा के साथ हिट करने में जब करोगे तो बॉक्साइट इसमें डिजोल्व हो जाएगा, मतलब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट या सोडियम एल्यूमिनेट में डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। क्यों डिजोल्व होगा, क्योंकि इसके अंदर एल्यूमिनियम है, और एल्यूमिनियम क्या है कि एम्फोटेरिक कैरेक्टर शो करेगा। मतलब कभी भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन करता है, मतलब बेस के साथ भी रिएक्शन करता है, जो ये है। कभी कभार ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है, मतलब एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी है इसका, इसीलिए एल्यूमिनियम इसमें है बॉक्साइट में। तो बॉक्साइट को जब हम कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन, जो कि एक्चुअली बेस है, इससे अगर हम हिट करेंगे तो ये बॉक्साइट जो होगा वो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में डिजोल्व हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ दिस एल्यूमिनियम, ठीक है। और जो इम्प्यूरिटी है वो नीचे छोड़ देगा, मतलब निकाल देगा इम्प्यूरिटी को। उस इम्प्यूरिटी का एक नाम है, उस इम्प्यूरिटी का कहा जाता है रेड मड। ये बेसिकली इम्प्यूरिटीज है। जब बॉक्साइट को कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन के साथ हिट किया जाता है तो बॉक्साइट सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में डिजोल्व हो जाएगा बिकॉज ऑफ द एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम एंड लीव्स इम्प्यूरिटीज। उस इम्प्यूरिटी का नाम है रेड मड, ठीक है। इस रेड मड में क्या क्या रहता है, इस रेड मड में वो इम्प्यूरिटीज रहेगा। कौन से इम्प्यूरिटीज, हम लोग बोले थे ना कि एल्यूमिनियम Al2O3 2H2O जो बॉक्साइट वाला फॉर्मूला है, इसके अंदर Al2O3 जो है वो 60% रहता है, बाकी 40% क्या रहेगा, सैंड रहेगा, फेरिक ऑक्साइड रहेगा, वो सब इम्प्यूरिटी है। तो ये वो सब इम्प्यूरिटी क्या, ये रेड मड में रहेगा। समझ में आ रहा है। तो इस रेड मड में क्या क्या रहता है, इम्प्यूरिटीज जो वो रहता है, सैंड रहता है, उसके बाद फेरिक ऑक्साइड रहता है, ये सब रहता है, जो कि प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में अलग हो जाता है,
ठीक है, तो ये रेड मार्ट का कॉम्पोजिशन है, समझ में आया। तो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में हम लोग क्या किए, ये जो इम्प्योरिटीज है जो रेड मार्ट है वो रिमूव कर दिए। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है इसको फिर से मुझे डाइल्यूट करना पड़ेगा, पानी के साथ डाइल्यूट करना पड़ेगा और ठंडा करना पड़ेगा। कितना टेम्परेचर में ठंडा करना पड़ेगा, नियर अबाउट 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक से सुनो, ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मुझे मिला है इसको मुझे पानी के साथ डाइल्यूट करना पड़ेगा और ठंडा करना पड़ेगा नियर अबाउट 50 डिग्री सेंटीग्रेड में, ताकि ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाए। हाइड्रोलाइज्ड हो जाए मतलब क्या, यहाँ से जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है ये एल्यूमिनियम वाला पार्ट जो है वो निकल जाएगा और पानी अंदर आ जाएगा। फॉर्मेशन होगा क्या, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, समझ में आया। तो ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट यहाँ से हम दिखाते हैं जो कि NaAlO2 है, इसको करना क्या पड़ेगा, इसको पानी के साथ हमें डाइल्यूट करना पड़ेगा और उसके बाद 50 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको ठंडा करना पड़ेगा। तो इसके साथ क्या होगा, फॉर्मेशन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये जो NaAlO2 है ये Na निकल जाएगा और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के मुझे हम लोग एक प्रेसिपिटेट मिलेगा AlOH होल 3, इसका मुझे एक प्रेसिपिटेट मिलेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और थोड़ा बहुत अगर इम्प्योरिटी रहेगा तो ये भी इसके साथ रिमूव हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब ये जो प्रेसिपिटेट मुझे मिला है जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, वॉश करेंगे, सुखाएंगे और फिर इसको हीट करेंगे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में हीट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, Al2O3 मिल जाएगा। क्या बोले, ये जो प्रेसिपिटेट है AlOH होल 3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसको पहले मुझे फिल्टर करना पड़ेगा और एक बार उसके बाद उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा, फिर हीट करेंगे नियर अबाउट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में तो मुझे मिलेगा क्या, Al2O3 एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो लिखो AlOH होल 3 जो कि ये वाला है। ठीक है, इसको मुझे हीट करना है नियर अबाउट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में, मिलेगा क्या, Al2O3 एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड और पानी निकल जाएगा बाहर। समझ में आया। ठीक है, अच्छा ये जो फिल्ट्रेट है हम लोग इसको क्या किए, फिल्टर किए, उसके बाद वॉश किए। ठीक है, उसके बाद इसको फिर से इग्नाइट किए, मतलब हीट किए 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में। तो मुझे हम लोग को जो फिल्ट्रेट मिला है उसमें क्या रहेगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रहेगा। मतलब देखो ये जो AlOH होल 3 है, जब हम लोग सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को पानी के साथ हाइड्रोलाइज किए थे, मिक्सअप किए थे और 50 डिग्री सेंटीग्रेड में ठंडा किए थे, इसको हम लोग को सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला था और ये वाला मिला था। ठीक है, अब इसको अलग करके इसको हीट करना होगा, लेकिन इसको जब तुम अलग करोगे थोड़ा बहुत सोडियम हाइड्रोक्साइड भी तो रह जाएगा, है ना, जो कि हीट करने के बाद ये एज ए इम्प्योरिटी निकल जाएगा, मतलब उसको हम लोग फिल्ट्रेट कह रहे हैं। ठीक है, तो उस फिल्ट्रेट में क्या रहेगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर से हम लोग क्या, एल्यूमिनियम के साथ इसके साथ अगर हम हीट कर देंगे तो वापस मुझे हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये बॉक्साइड जो था पहले वो मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या किए, फाइनली बॉक्साइड से ये Al2O3 हम लोग निकाल लिए, जिसका नाम है एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, या कोई एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बोलता है। ट्राइऑक्साइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि 3 ऑक्सीजन इसलिए। ठीक है, तो ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड है इसका ऑक्सीजन के साथ बहुत ही एक मतलब मजबूत संबंध है। मतलब ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ऑक्सीजन की तरफ इसका बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये जो एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड है इसका बहुत ही ऑक्सीजन से लगाव है, बहुत ही स्टेबल कंपाउंड फॉर्मेशन की कोशिश करता है, इसलिए इसको इजीली तुम रिड्यूस नहीं कर पाओगे, मतलब यहाँ से एल्यूमिनियम इजीली निकाल नहीं पाओगे। इसको एल्यूमिनियम तुम तभी निकाल पाओगे अगर इस ऑक्सीजन को तुम रिमूव कर दोगे तो, लेकिन इस ऑक्सीजन को रिमूव करना इतना आसान नहीं है। ऑक्सीजन को अगर तुम रिमूव कर दोगे तो एल्यूमिनियम तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन ये Al2O3 का ऑक्सीजन के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। ठीक है, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं क्योंकि ये जो एल्यूमिनियम है ये बहुत ही रिएक्टिव है, तो ऑक्सीजन के साथ इसका एल्यूमिनियम का एक बहुत ही स्टेबल कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, जिसको इजीली तुम बाहर नहीं निकाल सकते ऑक्सीजन को। ठीक है, तो इसको कुछ रिड्यूसिंग एजेंट से हम लोग को निकालना पड़ेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से अगर हम रिएक्शन कर देंगे तो इसको निकाला जा सकता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जैसे कि कार्बन अगर है, कार्बन मोनोक्साइड है, हाइड्रोजन है। ठीक है, इसके साथ अगर हम Al2O3 को रिड्यूस मतलब रिएक्शन करेंगे तो वो जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोक्साइड है, वो ऑक्सीजन को खींच कर बाहर निकाल लेगा और मुझे एल्यूमिनियम मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस उतना मतलब सफिशिएंट नहीं है, उतना इजीली होता नहीं है, और अगर हो भी जाएगा तो थोड़ा सा इम्प्योरिटी रह जाएगा। ठीक है, इसी के लिए ये जो बेयर प्रोसेस है, बेयर प्रोसेस का लिमिटेशन
यही है। अगर पूछेगा कि लिमिटेशन क्या है बेयर प्रोसेस का, तो बेयर प्रोसेस का लिमिटेशन यही है, तुम Al2O3 तुम्हें फाइनली मिल जाएगा इस प्रोसेस में, लेकिन Al2O3 से एल्यूमिनियम तुम फ्री स्टेट में निकालना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग संबंध है, बहुत ही स्टेबल कंपाउंड फॉर्मेशन करता है वो। इसी के लिए जो दूसरा वाला प्रोसेस हम लोग बोले, जो नाम था क्या उसका, हॉल हाउलीज प्रोसेस, वो आता है। क्योंकि हॉल हाउलीज प्रोसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज हम लोग करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी यूज करके हम लोग ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेंगे, मुझे एल्यूमिनियम मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? इसी के लिए हम लोग हॉल हाउलीज प्रोसेस को पढ़ेंगे। दो प्रोसेस बोले थे, तो ये हो गया तुम्हारा बेयर्स का प्रोसेस, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे हॉल हाउलीज प्रोसेस क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि बेयर प्रोसेस का यहाँ तक लिमिटेशन है। ऐसा नहीं कह रहे कि ये बेयर प्रोसेस में तुम्हें एल्यूमिनियम मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उसके बाद, क्योंकि Al2O3 का एल्यूमिनियम का बहुत ही ऑक्सीजन के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है ऑक्सीजन की तरफ। इसीलिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन, कार्बन मोनोक्साइड, हाइड्रोजन अगर यूज किया जाएगा तो तुम्हें Al फ्री स्टेट में थोड़ा सा बरामद होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इंप्योरिटी रह जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन को निकालना इतना ईजी नहीं है एल्यूमिनियम से। तो इसी कारण के वजह से हम लोग दूसरा वाला जो प्रोसेस है वो प्रोसेस पढ़ेंगे, जिसका नाम है हॉल हाउलिक प्रोसेस। हॉल, स्पेलिंग ठीक से देखो, हॉल हाउलीज प्रोसेस, HEROULIS, हॉल हाउलीज प्रोसेस। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है। इलेक्ट्रोलाइटिक, अपना बुक ओपन करो, बुक में देखना एक डायग्राम है, हम डायग्राम समझा दे रहे, ठीक है। देखो, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस है, तो हम लोग को क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, ये दो चीज़ चाहिए, कैथोड एनोड वगैरह जो है वो भी चाहिए, क्योंकि हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर पढ़े हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या रहता है, कैथोड एनोड रहता है, उसके बाद एक इलेक्ट्रिक सेल रहता है ना, इलेक्ट्रोलाइट रहता है। तो इसमें भी सेम है, इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन प्रोसेस में हम लोग को तीनों चीज़ का ज़रूरत है। एक ज़रूरत जो क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसका ज़रूरत है। दूसरा क्या ज़रूरत है, इलेक्ट्रोलाइट क्या लेना है, ये लेना है। तीसरा जो चीज़, टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर में रखना होगा सिस्टम को, ये लेना होगा, ठीक है। और कितना करंट, मतलब वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज स्पीड कितना होना चाहिए, या वोल्टेज सिर्फ लिखो, वोल्टेज कितना होना चाहिए, ठीक है। तो पहला आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, देखो तुम लोग का बुक में एक डायग्राम है, डायग्राम को देखो। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, देखो लिखा हुआ है, द रेक्टेंगुलर आयरन टैंक विथ स्लोपिंग बॉटम। एक रेक्टेंगुलर टैंक लिया जाता है जो स्लोप रहेगा, स्लोपिंग बॉटम रहेगा उसका। द स्लोपिंग बॉटम ऑफ द टैंक फैसिलिटेट्स द रिमूवल ऑफ द मोल्टन एल्यूमिनियम। द टैंक इज लाइंड विद द गैस कार्बन। स्लोपिंग इसलिए मतलब लिया जाता है ताकि जो मोल्टन एल्यूमिनियम है जो मेल्ट हो जाएगा वो इजीली तुम पास कर पाओगे, ठीक है। बुक में देखो डायग्राम दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होगा, रेक्टेंगुलर आयरन टैंक लेना होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बेसिकली जो सेल है वो रेक्टेंगुलर आयरन टैंक लेना होता है विथ स्लोपिंग सरफेस। रेक्टेंगुलर आयरन टैंक लेना होगा विथ स्लोपिंग सरफेस, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट क्या लेना है, इलेक्ट्रोलाइट रहेगा एक मिक्सचर रहेगा। किसका मिक्सचर रहेगा, एल्यूमिना, क्रायोलाइट और फ्लूसपार, इसका एक मिक्सचर रहेगा, ठीक है, जिसमें कि एल्यूमिनियम रहेगा 20%, क्रायोलाइट सबसे ज़्यादा रहेगा 60% और रिमेनिंग 20% फ्लूसपार रहता है। इसका मिक्सचर रहता है इलेक्ट्रोलाइट। ये पाउडर की तरह होता है जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ऊपर ऐसे मतलब स्प्रिंकल किया जाएगा, स्प्रेड कर दिया जाएगा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना लेना है, टेम्परेचर नियर अबाउट रखना होता है 950 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इसके आसपास, ठीक है। अच्छा, वोल्टेज कितना लेना है, कितना वोल्टेज मेंटेन करना है, 5 से लेकर 6 वोल्ट, 5 वोल्ट टू 6 वोल्ट, ठीक है। हाई वोल्टेज हम लोग लेंगे, लो वोल्टेज को लेना होगा, हाई वोल्टेज अवॉइड करेंगे, लो वोल्टेज लेना होगा, क्योंकि अगर हाई वोल्टेज लेते तो जो एल्यूमिनियम है वो पूरा पिघल जाएगा, मतलब लिक्विड की तरह हो जाएगा। इसलिए हाई वोल्टेज नहीं लेना है, हम लोगों को लो वोल्टेज यूज करना होगा, ठीक है। आया समझ में। अब आते हैं हम लोग रिएक्शन की तरफ। क्या क्या रिएक्शन होगा, ऑब्वियसली कैथोड में रिएक्शन होगा, एनोड में रिएक्शन होगा, ठीक है।
तो रिएक्शन में देखो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग क्या लिए थे, मिक्सचर लिए थे क्रायोलाइट, फ्लोस्पर और तुम्हारा एल्यूमिना का। ठीक है, तो क्रायोलाइट का भी रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे कि क्रायोलाइट कैसे रिएक्शन करेगा। ठीक है, फ्लोस्पार का रिएक्शन भी पढ़ेंगे कि फ्लोस्पार कैसा रिएक्शन होगा, और एल्यूमिना इसका रिएक्शन भी पढ़ेंगे। देखो क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या है, क्रायोलाइट का फॉर्मूला है Na3Al F6, ये क्रायोलाइट का फॉर्मूला है। ठीक है, ये डिजोल्व हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव में बांट लो इसको, सोडियम प्लस। ठीक है, और क्या रहेगा, एल्यूमिनियम भी है, एल्यूमिनियम का वैलेंस तो 3 है, एल्यूमिनियम 3+, और फ्लोराइड है 6F-, सब बिखर गया, अलग अलग हो गया पॉजिटिव नेगेटिव आयन में। उसके बाद फ्लोस्पार, इसका फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम फ्लोराइड, फ्लोस्पार CaF2, ये तो बहुत इजी है, कैल्शियम 2+ में बिखर जाएगा और 2F-। ठीक है, उसके बाद एल्यूमिना, इसका फॉर्मूला तो पता है Al2O3, एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये अलग हो जाएगा एल्यूमिनियम 3+ ऑक्साइड माइनस। ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया सब रिएक्शन। देखो पॉजिटिव आयन कुछ तो फॉर्मेशन हुआ, नेगेटिव आयन कुछ फॉर्मेशन हुआ। पॉजिटिव आयन क्या क्या फॉर्मेशन हुआ, पॉजिटिव आयन देखो सोडियम प्लस हुआ, एल्यूमिनियम प्लस हुआ, कैल्शियम प्लस हुआ, और यहाँ पे एल्यूमिनियम प्लस, ये तो सेम है, दोनों एल्यूमिनियम प्लस ही है, तो एल्यूमिनियम प्लस, कैल्शियम प्लस और सोडियम प्लस, ये सब पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन हुआ। नेगेटिव आयन क्या क्या फॉर्मेशन हुआ, फ्लोराइड माइनस, देखो दोनों ही इफ माइनस करके है, तो फ्लोराइड आयन और ऑक्साइड आयन, यही 2 फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अच्छा, तो ये सब हम लोग को मिल गया। अब हम लोग देखेंगे कैथोड और एनोड में क्या रिएक्शन होगा। कैथोड और एनोड, इसमें क्या रिएक्शन होता है। देखो कैथोड क्या होगा, कैथोड में रिएक्शन क्या होगा, जो पॉजिटिव आयन होगा वो कैथोड में रिएक्शन होगा, और जो नेगेटिव आयन है वो एनोड में रिएक्शन होगा, ये तो बेसिक चीज़ है। तो कैथोड में क्या होगा, जितना भी पॉजिटिव आयन है वो कैथोड में आएगा। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम 3+ है, सोडियम प्लस है, सोडियम प्लस हम लोग नहीं दिखाएंगे क्योंकि सोडियम के पास एक तो ही इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम प्लस उतना एक्साइट नहीं होगा इलेक्ट्रॉन ये करने के लिए, कैथोड में आने के लिए, क्योंकि सोडियम के प्लस वैलेंसी तुम्हारा क्या होगा, प्लस है, मतलब एक तो इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा हुआ है। ठीक है, हम लोग देखेंगे एल्यूमिनियम का, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। सोडियम प्लस भी तुम दिखा सकते हो लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग मेन बात करेंगे यहाँ पे एल्यूमिनियम का, तो हम लोग एल्यूमिनियम का ही दिखाएंगे। तो एल्यूमिनियम 3+, ठीक है, ये पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन हुआ, और एक तो सोडियम प्लस था और कैल्शियम 2+ था, लेकिन हम लोग एल्यूमिनियम ही दिखाएंगे क्योंकि एल्यूमिनियम पढ़ रहे हैं इसलिए। तो ये जो 4 एल्यूमिनियम 3+ है, ये 12 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम 3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा हुआ है। 4 देखिए इसको एडजस्ट करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो 4 3 से 12 हो रहा है, तो 12 इलेक्ट्रॉन लेके यह करेगा क्या, 4 एल्यूमिनियम। ठीक है, उसके बाद एनोड में आएंगे। एनोड में क्या होगा, ये एनोड में फ्लोराइड है और ऑक्साइड है, जिसके से हम लोग को ऑक्साइड वाला इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसलिए ऑक्साइड हम लोग देखेंगे, फ्लोराइड को उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्लोराइड को छोड़ देंगे। ठीक है, तो एनोड में रिएक्शन क्या होगा, ऑक्साइड 6O2-। ठीक है, ये 12 इलेक्ट्रॉन देके 6 ऑक्साइड में कन्वर्ट, ये 6 ऑक्साइड में फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद देखो 3 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्साइड आयन था, ये मिला के तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा 3O2। ठीक है, तो ये तुम्हारा एनोड वाला रिएक्शन हो गया। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, ये जो एनोड है, एनोड में जो ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। एनोड में जो हम लोग ऑक्साइड देखे, ये ऑक्साइड फिर क्या होगा, कार्बन के साथ मिक्स होके, क्योंकि जो एनोड में है वो एनोड में तुम्हारा कार्बन का इलेक्ट्रोड रहता है, इसलिए ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन के साथ कन्वर्ट होके, मतलब ऑक्सीडाइज्ड होके कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन कार्बन इलेक्ट्रोड इसके साथ कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड में। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये फाइनली ऑक्सीजन के साथ कॉम्बाइन होके कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, तो हम लोग को फाइनली मिलेगा एनोड में से कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, कैथोड एनोड वाला रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो फिर से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, व्हेन द सप्लाई ऑफ एल्यूमिनियम
when the supply of alumina decreases, the voltage suddenly jumps from 40 to 60 volts. If a bulb is attached to the apparatus, it will glow brightly. मतलब एल्यूमिना का सप्लाई क्या है, ये जो एल्यूमिना जब ये ऑक्सीडाइज होता रहेगा, मतलब ये जब डिक्रीज होता रहेगा एल्यूमिना कंटेंट, तब जो वोल्टेज है जो कि 5 to 6 वोल्ट मेंटेन करना था, हम लोग पढ़े थे, वो जंप हो जाएगा क्या 40 to 60 वोल्ट में, अचानक बहुत बढ़ जाएगा. और इसी के साथ अगर तुम इस टाइम एक बल्ब या कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस उसको अरेंज करोगे या लगाओगे सिस्टम में, तो वो भी ब्राइटली ग्लो करेगा क्योंकि वोल्टेज अचानक इंक्रीज हो गया. ठीक है, द फ्रेश एल्यूमिना उसके बाद ऐड किया जाएगा ताकि जो एल्यूमिनियम तुम्हें मिलेगा वो 99.8% प्योर होगा. मतलब इस प्रोसेस में हम लोगों को जो एल्यूमिनियम मिलता है वो 99.8% प्योर होता है. ठीक है, जो एल्यूमिनियम मिलेगा 99.8% प्योर, इसको फर्दर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे करके प्यूरिफाई कर लेंगे. ठीक है, समझ में आ रहा है. ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा हॉल हाउलिस का प्रोसेस. अभी जो सवाल पूछा जाता है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक हम लोग रिडक्शन पढ़े, हॉल हाउलिस प्रोसेस, जिसमें जो मिक्सचर यूज हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर, जो कि क्रायोलाइट था, फ्लोस्पर था, एल्यूमिना था, इसका रोल क्या है, क्या फंक्शन है. तो पहले हम लोग पढ़ेंगे क्रायोलाइट का फंक्शन क्या है. क्रायोलाइट क्यों लिया जाता है, क्रायोलाइट इसलिए लिया जाता है तो कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर को घटा दे. मतलब पहला अगर हम देखेंगे कि इस जो इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन प्रोसेस है, इसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर का ज़रूरत है. ठीक है, लेकिन क्रायोलाइट अगर हम ऐड करेंगे तो उतना हाई टेम्परेचर ज़रूरत नहीं है. टेम्परेचर को क्रायोलाइट इजीली क्या हम लोग 950 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में इसको कर सकते हैं. ठीक है, और कॉन्डक्टिविटी बहुत इंक्रीज होता है, इसलिए क्रायोलाइट दिया जाता है. इसका दो रीज़न है. पहला रीज़न कॉन्डक्टिविटी इंक्रीज करता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी और अच्छा पास कर पाए. दूसरा रीज़न, अगर क्रायोलाइट तुम ऐड नहीं करोगे तो इसके लिए, इस प्रोसेस के लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर का ज़रूरत होता है. लेकिन क्रायोलाइट ऐड करने की वजह से उस टेम्परेचर को हम लोग क्या 950 डिग्री सेंटीग्रेड में कर सकते हैं इस प्रोसेस को. तो ये पहला रोल है क्रायोलाइट का. ठीक है, फ्लोस्पर का क्या रोल है, फ्लोस्पर इसका क्या रोल है, फ्लोस्पर क्यों डाला जाता है. देखो, ये एक सॉल्वेंट का तरह काम करता है. ये बेसिकली एक सॉल्वेंट है जो प्योर एल्यूमिना को ऑलमोस्ट क्या करता है, निकाल लेता है. कॉन्डक्टिविटी भी इसका बहुत अच्छा है, इसलिए फ्लोस्पर लिया जाएगा. ठीक है, तीसरा है तुम्हारा, और एक तो चीज़ डाला जाता है जो पाउडर्ड कोक. ये तुम डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो. ठीक है, पाउडर्ड कोक डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो. लेकिन अगर इसको डालोगे तो पहला क्या होगा, पहला जो हम लोग को बेनिफिट मिलेगा वो पहला क्या होगा कि ये जो हीट है, ये जो इतना डिग्री टेम्परेचर में हम लोग हीट कर रहे हैं, ठीक है, ये हीट इजीली रेडिएशन प्रोसेस में लॉस हो जाएगा. मतलब जितना हीट लेना है प्रोसेस को, सिस्टम को, उतना हीट वो लेगा, बाकी हीट को वो रिड्यूस कर देगा, मतलब छोड़ देगा. तो ये काम करेगा ये कोक. कैसे करेगा, क्योंकि कोक जो है वो मैक्सिमम हीट को ले लेगा, गर्म हो जाएगा. ठीक है, और रिमेनिंग जो हीट है वो सिस्टम में अलाउ करेगा. तो ये पहला है पाउडर्ड कोक. इसका ये एक बेनिफिट है लेने का, अगर हीट इसको अगर तो यूज़ करोगे तो. दूसरा रीज़न क्या है, ये टेम्परेचर क्योंकि बहुत ही ज़्यादा है तो कभी कभार क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड है, कैथोड एनोड है, वो जल जाता है क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर है. तो इसको प्रिवेंट करता है ये पाउडर्ड कोक. ठीक है, तो ये दो इसका लेने का एडवांटेज है. हालांकि ये ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, अगर लोगे तो अच्छा होगा. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा टोटल प्रोसेस, हॉल हाउलिस प्रोसेस. ठीक है, अच्छा, इसके बाद आते हैं एल्यूमिनियम को रिफाइन करना, प्यूरिफाई करना. जो 99.8% एल्यूमिनियम हम लोग को मिला है उसको इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में रिफाइन किया जाता है या कंसनट्रेट किया जाता है. ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है, दो द एल्यूमिनियम ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इज 99.8% प्योर, further refining is needed to get more pure metal as the metal is used for electrical wiring and circuits where the presence of impurities affects the resistance of aluminium. देखो, एल्यूमिनियम हम लोग जो अभी पढ़े, ये जो हॉल हाउलिस प्रोसेस है, इस हॉल हाउलिस प्रोसेस में हम लोग क्या बोले कि 99.8% जो एल्यूमिनियम हम लोग को मिल जाता है. मतलब 99.8% मतलब क्या, ऑलमोस्ट प्योर है ना. लेकिन फिर भी इसको रिफाइन करना होगा ताकि तुम्हें और अच्छा और प्योर मेटल मिले, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो मेटल है उसको यूज को ध्यान में रखते हुए ये किया जाता है. क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल मैक्सिमम कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में, सर्किट में यूज होता है. तो वहाँ पे अगर थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी रह जाएगा तो वो रेजिस्टेंस को इफेक्ट कर सकता है एल्यूमिनियम का, तो प्रॉब्लम होगा. इसीलिए कोशिश किया जाता है कि 100% एल्यूमिनियम मिलने का. अगर 100% मिलता है तो मतलब क्या, उसमें कुछ तुम्हारा इम्प्योरिटी नहीं है. लेकिन 99.8% मिला है
मतलब क्या, ये ऑलमोस्ट प्योर है, लेकिन थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी तो रह गया ना, तो उसको रिमूव करने के लिए फर्दर उसको रिफाइन करने का ज़रूरत है। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में हम लोग ये करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया तुम्हारा ये 2 प्रोसेस, इसको पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ोगे। ये पहला वाला जो टॉपिक है ये खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग दूसरा टॉपिक जो रिमेनिंग है इस चैप्टर का वो है एलॉय। ये कॉन्सेप्ट तो पता है कि एलॉय बेसिकली क्या है। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, बेसिकली थोड़ा सा दिया हुआ है सिलेबस में कि पहले पढ़ना होगा एलॉय है क्या, और थोड़ा बहुत एलॉय का एग्जाम्पल दिया है, उसका यूजेस दिया है। तो एलॉय बेसिकली क्या है? एलॉय बेसिकली मिक्सचर ऑफ मेटल है। हम लोगों को पता है मिक्सचर ऑफ मेटल, 2 से ज़्यादा मिक्सचर अगर हम लोग मेटल का मिक्स कर देंगे तो उसको ही एलॉय कहा जाता है। बेसिकली बेसिक सा डिफिनेशन हो गया, एलॉय है मिक्सचर ऑफ मेटल्स। और अच्छी तरीके से अगर इसको बोलोगे तो ये क्या, कैसा मिक्सचर होगा? होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और 2 से ज़्यादा मेटल। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल, इस मिक्सचर को हम लोग एलॉय बोलेंगे। इसमें जो मिक्सचर होगा ये 2 या 2 से ज़्यादा मेटल भी ले सकते हो, या फिर एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल भी ले सकते हो, उसका मिक्सचर को भी एलॉय कहा जाता है। तो बेसिकली एलॉय क्या है? इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, और one metal should be or one of the component should be metal और another component should be non metal। एक मेटल एक नॉन मेटल का मिक्सचर भी एलॉय है, 2 मेटल का मिक्सचर भी एलॉय होता है। ठीक है, अच्छा देखो लिखा हुआ है alloys melting in the range of about 51 degree centigrade to 260 degree centigrade usually contain bismuth, lead, tin etc. These alloys are called fusible alloys। मतलब एलॉय का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो जनरली क्या होता है, 51 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 260 डिग्री सेंटीग्रेड रेंज तक होता है। मतलब हर एक एलॉय जो है, मैक्सिमम एलॉय इस टेम्परेचर रेंज में मेल्ट होता है। ठीक है, कौन सा वाला एलॉय? जिसके अंदर की बिस्मथ रहेगा, मतलब जिसके अंदर बिस्मथ रहता है, ठीक है, लेड रहता है, ठीक है, टीन रहता है, एटसेट्रा रहता है। मैक्सिमम हर एक एलॉय ही होता है, लेकिन जिस एलॉय में ये रहता है वो और अच्छा होता है, इस टेम्परेचर रेंज में मेल्ट होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है, हम लोग पढ़ेंगे एमालगम। एमालगम किसको कहा जाता है? एमालगम, एमालगम क्या है? देखो एमालगम क्या है, मरकरी का एलॉय है। मतलब मरकरी के साथ कोई दूसरा एक मेटल या दूसरा एक नॉन मेटल रहता है तो उस एलॉय को हम लोग बोलेंगे एमालगम। तो एमालगम बेसिकली एक मरकरी का एलॉय होता है, क्योंकि मरकरी बहुत सारा मेटल के साथ कॉम्बाइन हो सकता है। ठीक है, जैसे कि सोडियम हो सकता है, जिंक हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है। इन सभी के साथ, सभी मेटल के साथ मरकरी कॉम्बाइन हो सकता है, और कुछ कुछ नॉन मेटल भी है उसके साथ भी कॉम्बाइन हो सकता है। तो ये जो मरकरी का जो एलॉय है उसी को कहा जाता है एमालगम। तो एमालगम बेसिकली क्या है? एलॉय ऑफ मरकरी, Ag मतलब मरकरी। ठीक है, अच्छा उसके बाद पढ़ते हैं डेंटल एमालगम क्या है। डेंटल एमालगम, डेंटल एमालगम क्या है? डेंटल एमालगम देखो ये भी मरकरी का एलॉय है, लेकिन इसके साथ मरकरी के साथ और क्या रहता है? मरकरी रहता है, उसके साथ तीन मेटल हो सकता है। कौन सा मेटल? या तो टीन होगा, ठीक है, या तो सिल्वर होगा, ठीक है, या तो और दूसरा कुछ एलॉय होगा। लेकिन बेसिकली तुम्हारा ये टीन और सिल्वर यही 2 होता है। मतलब मरकरी के साथ या तो तुम्हारा टीन रहेगा जिसका फॉर्मूला है Sl, या तो सिल्वर रहेगा। मतलब मरकरी टीन एलॉय या फिर मरकरी सिल्वर एलॉय। क्या बोले? मरकरी टीन एलॉय या मरकरी सिल्वर एलॉय, इसी को कहा जाता है डेंटल एमालगम। ठीक है, समझ में आ रहा है? और एक चीज़ याद रखना होगा कि मरकरी कभी भी आयरन के साथ एमालगम फॉर्मेशन नहीं करता है। मरकरी कभी भी आयरन के साथ एमालगम फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है, ये कभी कभार एमसीक्यू में पूछा जाता है एक ऐसा मेटल का नाम बताओ जिसके साथ मरकरी एमालगम फॉर्मेशन नहीं करता है, तो आंसर होगा तुम्हारा क्या? आयरन। ठीक है, अच्छा इसके साथ हम लोग देखेंगे तुम्हारा एलॉय का, तुम लोग का जितना भी यूजेस है कि हम लोग एलॉय पहले पढ़ना होगा कि एलॉय फॉर्मेशन का पर्पस क्या है, हम लोग एलॉय फॉर्मेशन क्यों करेंगे, उसका हम लोग यूज देखते हैं। पर्पस क्या है? देखो एलॉय बेसिकली एक ऐसा मिक्सचर ऑफ मेटल है जो बहुत ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा मेटल है जो जिसका मतलब स्ट्रांगनेस उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए एलॉय फॉर्मेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एलॉय फॉर्मेशन हम लोग करेंगे तो उसमें क्या बहुत सारा मेटल्स रहेगा, तो उस मेटल का क्या, अगर बहुत सारा मेटल का हम लोग मिक्स कर देंगे
तो हर एक इंडिविजुअल मेटल का जो स्ट्रांगनेस है वो बहुत ही बढ़ जाएगा एलॉय में, तो उसको और अच्छी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो पहला जो पर्पस है वो होगा तुम्हारा स्ट्रेंथ बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेंथ बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग आयरन पढ़े हैं। ठीक है, आयरन से क्या फॉर्मेशन होता है, स्टील फॉर्मेशन होता है। स्टील एक एलॉय है, तो स्टील क्या और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ है आयरन से। समझ में आ रहा है? क्योंकि आयरन को जब तुम एलॉय फॉर्मेशन करोगे तो ये स्टील फॉर्मेशन होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है आयरन से, स्टील का। तो पहला पर्पस हो जाएगा स्ट्रेंथ। दूसरा पर्पस क्या है? दूसरा पर्पस है तुम्हारा उसको ऊपर में शाइन करना। जैसे कुछ कुछ मेटल है जो बहुत ही कॉस्टली होता है, जैसे कि गोल्ड हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, ये बहुत ही कॉस्टली मेटल है। तो मैक्सिमम यूज़ होता है क्या, ऑर्नामेंट्स में। ठीक है, तो बहुत ही कॉस्टली होने के दौरान ये ऑर्नामेंट हर एक कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसलिए क्या किया जाता है, नॉर्मल एक मेटल के ऊपर ये गोल्ड और सिल्वर का एक कोटिंग लगाया जाता है किसी दूसरे मेटल के साथ मिक्स करके, एलॉय फॉर्मेशन करके, ताकि हर एक वो मेटल जो है वो जो ऑर्नामेंट है ले सके। तो दूसरा है तुम्हारा इसका क्या, ब्यूटिफिकेशन या फिर शाइनिंग पर्पस। इसके लिए भी ये कभी कभार यूज़ किया जाता है, मतलब एलॉय फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, अच्छा, उसको हम लोग देखेंगे, कुछ कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे यहाँ से कि किसका एलॉय क्या है और उसका यूजेस क्या है। जैसे पहला हम लोग पढ़ेंगे ब्रास किसका एलॉय है? ब्रास एलॉय है तुम्हारा कॉपर और जिंक। ठीक है, ब्रास एलॉय होगा कॉपर और जिंक, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्गर एलॉय है, कॉपर से भी स्ट्रॉन्ग है, जिंक से भी स्ट्रॉन्ग है। तो ब्रास एक एलॉय है कॉपर और जिंक का। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नाइक्रोम वायर। ठीक है, ये भी एलॉय है, किसका एलॉय है? देखो, Ni है, मतलब निकल रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्रोम मतलब क्या है, क्रोमियम रहेगा, निकल क्रोमियम, और क्या रहेगा, आयरन। ठीक है, निकल रहेगा, क्रोमियम रहेगा और आयरन रहेगा, ये तीनों मिलके नाइक्रोम। ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही रेजिस्टेंट है, मतलब इलेक्ट्रिक वायर में यूज होता है ये। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है कार्बोलॉय, ये किसका एलॉय है? ये होगा टंगस्टन का फॉर्मूला है W, टंगस्टन। ठीक है, कार्बन और कोबाल्ट, टंगस्टन, कार्बन और कोबाल्ट, ये तीनों का एलॉय है। ये बहुत ही हार्ड होता है, डायमंड की तरह बहुत ही हार्ड होता है ये कार्बोलॉय। ठीक है, उसके बाद आता है बेल मेटल। ठीक है, ये किसका एलॉय है? इसके अंदर क्या रहता है, कॉपर रहता है। ठीक है, और टीन रहता है, कॉपर और टीन का एलॉय है। कॉपर रहता है ऑलमोस्ट 78%, सबसे ज़्यादा टीन रहता है 22%, कॉपर और टीन। ठीक है, दोनों का एलॉय है ये बेल मेटल। ठीक है, उसके बाद एल्निको किसका एलॉय है? एल्निको मतलब क्या, Al, पहले Al है, मतलब एल्यूमिनियम रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो Ni है, मतलब क्या, निकेल रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो अंत में CO है, मतलब कोबाल्ट रहेगा। देखो बहुत इसी तरीके से तुम याद कर सकते हो इसको। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कुछ कुछ दिया हुआ है तुम लोग का बुक में, कि हम थोड़ा पढ़ा दिए कुछ कुछ जो कि इंपॉर्टेंट है, और भी थोड़ा दिया हुआ है, जैसे कि सोल्डर दिया हुआ है, जो कि ये भी लिख देते, सोल्डर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एक एलॉय है। किसका एलॉय है? सोल्डर, मतलब यह होगा तुम्हारा लेड और टीन दोनों का एलॉय है सोल्डर। ठीक है, और भी कुछ दिया हुआ है एलॉय, तो इसको पढ़ोगे। ठीक है, कि एलॉय के मेनली पूछेगा ये कि कौन सा मेटल रहता है, मतलब इस एलॉय का कॉम्पोजिशन क्या है, किस एलॉय का क्या कॉम्पोजिशन है, वो पढ़ोगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया चैप्टर। ठीक है, यही बस कुछ दिया हुआ है एलॉय में, और कुछ नहीं। और थोड़ा बहुत जो दिया है वो थोड़ा बहुत यूजेस दिया है, जो तुम खुद भी पढ़ के समझ सकते हो, ये अलग से हम और नहीं पढ़ाए। ठीक है, तो ये चैप्टर तुम्हारा यहाँ पे खत्म, मेटलर्जी। हम लोग जो क्वेश्चन आंसर वगैरह है वो हम लोग भेज दे रहे। ठीक है, तो ये चैप्टर थोड़ा पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही डिटेल्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। थैंक यू।